हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और इससे भी पहले मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे, है ना। आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, जो बेसिक्स को मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे कि न्यूक्लियर स्पीसीज है उसका स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज के कॉन्सेप्ट पे हम समझेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट क्या है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या है? इज ए कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पीसीज। तो न्यूक्लियर स्पीसीज की स्टेबिलिटी को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू आइसोटोप्स कैन हैव डिफरेंट अबंडेंस मीन्स देयर स्टेबिलिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट वेज। जैसे एग्जांपल में कोई भी टू आइसोटोप्स हैं, है ना, उसका क्या होता है, अर्थ पे अबंडेंस उसका डिफरेंट होता है। रीजन क्या है कि अलग अलग क्वांटिटी में पाया जाता है, कुछ ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कुछ कम अमाउंट में पाया जाता है। अगर आइसोटोप्स की बात करें तो इसके पीछे भी रीजन क्या है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका अबंडेंस ज्यादा होगा अर्थ पे। ठीक है, स्टेबल है मतलब वो ज्यादा टाइम तक रहेगा ना अर्थ पे, तो ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। जैसे समझते हैं 12C कार्बन होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, और एक होता है 13C 6 एटॉमिक नंबर। दोनों क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स हैं, है ना। आइसोटोप से क्या होता है? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे 12 और 13 क्या है? इसका एटॉमिक मास है जो डिफरेंट है, तो ये हो गया आइसोटोप्स। बट हम लोग मेनली देखते हैं 12C6, मतलब ये वाला जो 12C6 जो कार्बन होता है इसका अबंडेंस ज्यादा है 13C6 से। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी ज्यादा शो करता है, स्टेबल है ये इसके कंपैरिजन में क्या है? ये अनस्टेबल है। इसको भी समझेंगे स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों, यही सब फैक्टर को देखेंगे कि अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं क्यों स्टेबल्स होते हैं, है ना, और अदर कोई एलिमेंट है जो अनस्टेबल है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया। अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हमें किसी भी एलिमेंट का पता है कि वो इतना स्टेबल है, तो उसके बेस पे हम उसका अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका अबंडेंस अर्थ में उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल ट्राई एंड बिकेम स्टेबल बाय गेटिंग ए लोअर एनर्जी स्टेट। तो देखो क्या होता है, जो अगर स्टेबल है ना, उसका एनर्जी लेवल क्या होता है? लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। ये हम केमिस्ट्री में सब पढ़ते हैं और समझते भी हैं कि जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स अगर वो स्टेबल है मतलब उसका एनर्जी क्या होगा? लो होगा। जो अनस्टेबल है उसका एनर्जी हाई होता है। तो अनस्टेबल भी क्या चाहेगा? कि वो स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लोअर एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा, तो यही होता है। तो देखो इसके पीछे रीजन क्या लिखा है, दे विल टिपिकली डू दिस। तो इसको लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, यहाँ पर हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर स्पीसीज अनस्टेबल है वो क्या चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा। तो वो अनस्टेबल से स्टेबल कैसे होता है? तो इमिटिंग सम फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मतलब अल्फा बीटा गामा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम रेडिएशंस पढ़ते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं, है ना, जो रिलीज करने के बाद कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। जो एलिमेंट ये सब अल्फा बीटा गामा या डिफरेंट रेडिएशंस रिलीज करते हैं उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो जो भी न्यूक्लियर स्पीसीज स्टेबल है उसका अबंडेंस ज्यादा होगा अर्थ क्रस्ट पे, ये तो डायरेक्टली क्लियर है। लेकिन जो भी स्पीसीज या न्यूक्लियर स्पीसीज अगर वो क्या है, न्यूक्लाइड्स बोलते हैं उसी को, न्यूक्लियर स्पीसीज बोले या फिर न्यूक्लियाइड्स बोले, है ना, जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहेगा। अब स्टेबल होने के लिए वो कोई भी रेडिएशन इमिट करेगा जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस में अपना चेंज करके वो स्टेबल होना चाहेगा। जो ठीक है, हमें पता है कि कोई भी न्यूक्लियर स्पीसीज हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, सभी क्या चाहते हैं? सब स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियर स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, कौन सी न्यूक्लियर स्पीसीज स्टेबल नहीं है। तो ये चार फैक्टर हम पढ़ते हैं इसमें। द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस देखेंगे, द बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन देखेंगे, और ऑड इवन रूल ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं। तो द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं कि एन किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और जेड के लिए क्या था? मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं,
है ना, जिसमें आपको डिटेल में बेसिक्स को बता दिया गया है, टर्मिनोलॉजी को बता दिया गया है, न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी को। तो इससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो लेक्चर या फिर इस वीडियो लेक्चर को समझने में आसानी होगा, क्योंकि बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो सब पहले से पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का सीधा डेफिनेशन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो ही क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। जैसे ऊपर मैंने लिखा कैपिटल N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसका रेशियो ही क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। इसी को लिखा N/Z रेशियो बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर रेशियो बोलते हैं। ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द रेशियो ऑफ इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का रेशियो है। तो होता क्या है, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर स्पीसीज है, हमने देखा कि उसमें से कुछ न्यूक्लियर स्पीसीज स्टेबल है, कुछ न्यूक्लियर स्पीसीज अनस्टेबल है ना, या फिर कोई न्यूक्लियोइड्स जो बोल रहे हैं हम वो क्या है, स्टेबल है, कुछ न्यूक्लियोइड जो है अनस्टेबल है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो उसमें से एक रीजन ये साइंटिस्ट लोगों के द्वारा दिया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो जो N/Z है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, अगर अप्रोक्सीमेटली वो 1 होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 है, मतलब ऐसे जो न्यूक्लियाइड्स है या फिर न्यूक्लियर स्पीसीज है जिसका N/Z रेशियो इक्वल टू 1 है, वो देखा गया, पाया गया कि वो स्टेबल होता है। लेकिन N/Z का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है, मतलब 1 से ज्यादा होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल, वो न्यूक्लियाई क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ऐसा पाया गया। ठीक है, तो अब ये भी याद रखेंगे कि N/Z का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर हम अगर बढ़ाते जाते हैं तो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं उसी को, यहाँ पे 2 फैक्टर्स में लिखा गया है, ग्राफ्स के थ्रू भी बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, न्यूक्लियर हैविंग N/Z रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1 इज स्टेबल और न्यूक्लियर हैविंग N/Z इज अनस्टेबल। अब देखो अनस्टेबल है तो रीजन क्या हो सकता है, रीजन ये हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। सबको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होते जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जाता है। तो अगर नॉर्मली अगर हम 1 से लेकर के 20 तक की बात करें, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक की बात करें, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, इसलिए स्टेबल होता है। लेकिन जैसे हम 20 से ऊपर जाते हैं या फिर हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स पे जाते हैं, तो वहां पर न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से बहुत ज्यादा होते चला जाता है। तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। समझते हैं इसको, कि कोई भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में एक फोर्स काम करता है जो उसको अट्रैक्ट करके रखा रहता है, जिसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, और फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टर्म्स में उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये भी मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स काम करते रहता है, बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते चला जाता है, एलिमेंट को जब इंक्रीज करते हैं एटॉमिक नंबर, तो उससे न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अनबैलेंस हो जाता है ना। पहले बैलेंस था, अब अनबैलेंस होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो जाता है। अब क्या फोर्स बढ़ जाता है, रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, प्रोटॉन और जिससे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। तो न्यूक्लियर में क्या होता है, अगर रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी न्यूक्लियर स्पीसीज है वो अनस्टेबल होते चला जाएगा। रीजन सिंपल है ना। तो N/Z का रेशियो लेस देन अगर 20 है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है। 1 रीजन होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से 1 आ रहा है, तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। अगर एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते जाते हो तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ते चला जाता है, और न्यूट्रॉन का नंबर अगर बढ़ेगा तो अनबैलेंस हो जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाता है अट्रैक्शन फोर्स को, जिससे वो अनस्टेबल हो जाता है। इस वाले ग्राफ को भी समझते हैं। तो देखो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो नीचे वाला जो लाइन है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्टेबल न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये गलत है ना, ये दिखा रहा है आपका स्टेबल न्यूक्लियाई को। जो नीचे वाला लाइन है वो क्या दिखा रहा है, स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए ऐसा होना चाहिए था, न्यूक्लाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टेबल के लिए होना चाहिए था, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ते जाता है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो देखो ग्राफ इस टाइप से आता है, जो ऊपर वाला लाइन दिख रहा है आपको, इस टाइप से ग्राफ आते चला जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये है मेन इसका ग्राफ है, ये गलत है ना, ये क्या दिखा रहा है, स्टेबल न्यूक्लियाई को। तो देखो यहाँ पर जो 20 एलिमेंट तक है,
अगर 20 एलिमेंट तक की बात करें जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है ना, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस कम है, मतलब ये किसको दिखा रहा है, स्टेबल न्यूक्लियाई को दिखाकर। लेकिन जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते चले जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा इंक्रीज होते जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता चला जाता है और ये क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल को शो करता है। मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सही होता तो ये वाला लाइन आता, नीचे वाला लाइन जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियोटाइड्स को दिखा रहा है। बट जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं तो वही सेम रीजन, न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा तो रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है, जिसकी वजह से ये वाला प्लॉट हमें मिलता है ऊपर वाला, जो किसको दिखाता है, अनस्टेबल होते चला जाता है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो देखो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बहुत सारे इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स भी बढ़ते चले जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है तो इनका कितने ये इसमें पैक्ड है उसकी को बोलते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस पे कितना अच्छे से पैक्ड है वही क्या कहलाता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। या फिर नॉर्मली अगर एक और डेफिनेशन देख लेते हैं तो इट इज डिफाइंड एज ए मास डिफेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट न्यूक्लियॉन। तो हमने मास डिफेक्ट पढ़ा हुआ है, मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से लिखते थे डिवाइडेड बाय पर यूनिट न्यूक्लियॉन। आपको पता होगा न्यूक्लियॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन प्लस पी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियॉन भी क्या कहलाएगा, आपका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। या फिर और देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैनर ऑफ पैकिंग। देखो किस टाइप से पैकिंग हुआ है ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो जो हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियॉन ही तो बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस पे जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टर्म्स में, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो पैकिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन ए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में कैसा उनका पैकिंग यही कहलाता है। इट इज वैल्यू कैन बी, ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब हम समझेंगे एक एक करके। अब देखो, अब अलग अलग कंडीशंस देखते हैं हम लोग, है ना। दो कंडीशन लेके चलते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें बहुत कम है पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम है। ठीक, पहला केस ए और दूसरा केस बी में। तो देखो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इसका पैकिंग क्या है, हाई है, मतलब बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे पॉजिटिव है। जबकि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, इसका पैकिंग, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इसमें कम है क्योंकि पैकिंग अच्छे से नहीं है ये, तो इसमें क्या, इसको बोलेंगे निगेटिव। अब हम देखते हैं अगर पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन है ना, अगर पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन है तो इसके बीच में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में, जैसे कि ऊपर हमने देखा अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चला जाता है तो इसके बीच में क्या आ जाता है, एक रिपल्सन फोर्स आ जाता है। ऊपर में हम लोगों ने अभी देखा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स अगर पैकिंग ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, तो इनके बीच क्या आ जाएगा, इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स आ जाएगा। और रिपल्सन फोर्स आता है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी को ही बताया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करने के लिए जो हमें एनर्जी लगता है वही क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाइंड करने के लिए। तो अगर उसको हमें तोड़ना है तो हमें उतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर रिपल्सन है, मतलब सिंपल सी बात है, वो आपस में ही टूट रहे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सन काम कर रहा है, इसका सिंपली यही मीनिंग है ना कि उनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब टूट रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी उसका कम हो रहा है। और बाइंडिंग एनर्जी कम हो रहा है मतलब वो अनस्टेबल होते चला जाएगा। जितना कम बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। और बाइंडिंग एनर्जी कम होने का रीजन पैकिंग, क्योंकि इतना ज्यादा पैकिंग है वो, मतलब इतना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हो गए हैं कि आपस में रिपल्सन स्टार्ट हो गया है। मैंने ऊपर भी ये सबको एक्सप्लेन किया। सेकंड वाले केस में अगर पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव है तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अट्रैक्शन फोर्स इसलिए बोल रहा हूं मैं कि निगेटिव मतलब कम है तो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, तो इससे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी इसमें हाई रहेगा, इंक्रीज रहेगा। तो इससे क्या होगा, निगेटिव वाले का ये स्टेबल आपको मिलेगा इसमें न्यूक्लियर स्पीसीज। तो देखो लिखा है यहाँ पे, इन जनरल लोअर द पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एंड हेंस ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं
एक ग्राफ के थ्रू इसमें देखो, यहाँ पर ये वाला टाइम देखो, यहाँ पर 0.00 ये क्या है, ये पॉजिटिव को दिखा रहा है। अब ऊपर क्या दिखा रहा है, ये भी 0.002 0.004। हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन दिखाया है, और एक्स एक्सिस में एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले एरिया पे क्या है, ये पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन को दिखा रहे हैं। तो पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन तो मैंने बताया कि वो स्टेबल होता नहीं है, अनस्टेबल है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन कब होगा या फिजन कब होगा, जब वो अनस्टेबल होगा। मैंने ऊपर भी बताया है कि कोई भी न्यूक्लियर स्पीसीज अनस्टेबल होता है तो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फ्यूजन करना पड़ेगा, फिजन करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी रेडिएशन रिलीज करना पड़ेगा। डिफरेंट प्रोसेस उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैंने बताया कि जैसे पैकिंग फ्रैक्शन निगेटिव होता है तो स्टेबल होता है, और उसके अलावा अगर पॉजिटिव आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल होते चला जा रहा है। तो इसमें पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन को दिखा रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये फ्यूजन दे रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट है, यहाँ पर 2-3 ऑर्गन, नियॉन, कार्बन करके दिखा रहा है। इसमें क्या है, एक नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन को दिखा रहा है, नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन को दिखा रहा है, मतलब ये स्टेबल को दिखा रहा है ना। इसलिए नियॉन, ऑर्गन या आयरन आपका क्या होता है, स्टेबल है। ये स्टेबल न्यूक्लाइड्स है, इसको भी हम समझेंगे। रीजन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इनका निगेटिव। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्रिप्टॉन, जीनॉन देखो, उसके बाद रेडॉन, ये सब करके हम क्या हो रहा है आगे, फिर से पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है। हो रहा है ना, 0 से ऊपर जाएगा मतलब पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रहा है मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो सिंपल, हम जानते हैं कि इनर्ट गैस क्या होता है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो देखो इन सब का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, अगर इन सब का पैकिंग फ्रैक्शन हम देखेंगे तो किसमें है, ये वाला निगेटिव वाले वैल्यू में है, निगेटिव वाले वैल्यू में है। अगर निगेटिव वैल्यू है मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इसका क्या है, कम है, और कम है तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। ठीक, तो हमने देखा कि जिनका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, पॉजिटिव है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, क्योंकि वो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैकिंग फ्रैक्शन लोअर होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी उसका हाई होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी उसका हाई होगा तो वो स्टेबल होगा। ये ग्राफ से भी मैंने बता दिया। ठीक है, एक फार्मूला भी होता है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख देंगे इसको। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स में समझ गया ना। तो आइसोटोपिक मास और मास नंबर ही क्या कहलाता है आपका, मास डिफेक्ट मैंने बताया था, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई क्या बोला, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या लिखना है, आइसोटोपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर लिख दो इनटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है, फार्मूला है, मैंने ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अगला थर्ड पॉइंट पे, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियर। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, बाइंडिंग एनर्जी के बेस पे हम न्यूक्लियर स्पीसीज का या फिर न्यूक्लाइड्स का स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, the more stable the nucleus and is greater the work must be done to remove nucleus from the। अब देखो इसको सिंपल समझते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या हमें बोला, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो मैंने बताया कि इसके बीच में इसको बाइंड करके रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी लगता है। यही क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को अगर आपको तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो भी जो एनर्जी देना पड़ेगा वही आपका कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो क्या है, हाईली स्टेबल है ना। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये क्या होता है, ये स्टेबल है। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी लो है मतलब क्या है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियर स्पीसीज है। ठीक, समझ में आ गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर ग्राफ को, फिर हम थ्योरी पोर्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ ए मतलब है मास नंबर। ठीक है, ए मतलब क्या है, मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी मैंने बताया हुआ है। और ये है बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू। ठीक, तो देखो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ मास नंबर इंक्रीज होते जा रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। पहले देखो यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर के कहाँ तक इंक्रीज हुआ, आयरन तक इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है ना, जैसे और इंक्रीज करते जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कम होते जा रहा है, दिख रहा है आपको ग्राफ में। तो ये जो आयरन और आपका आर्सेनिक है, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, है ना। तो आयरन और आर्सेनिक में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है। बाइंडिंग एनर्जी अगर हम सिंपली देखें तो हाई है, बहुत हाई है, मतलब ये हाईली स्टेबल है ये। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया।
अब आप देखो, अब इसके हम दोनों साइड को देखेंगे, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन से लेकर के पोटेशियम तक की बात करते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ का बाइंडिंग एनर्जी इनका कम है एज कंपेयर टू आयरन और आर्सेनिक। आयरन आर्सेनिक में क्या है, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है। तो कोई भी जो न्यूक्लियर स्पीसीज है वो क्या चाहेगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो। जितना ज़्यादा उसका बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होते चला जाएगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन या फिर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, लिथियम, कार्बन, ये सब क्या है, स्मॉल न्यूक्लियाई ना। इसका मास नंबर क्या है, बहुत कम है, मतलब लाइट मास नंबर है इस, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर मैंने लिखा भी है लो मास नंबर, तो इनका मास क्या है, लो है, लो मास नंबर है, ये लो मास है इसके साथ है ये। तो ये क्या चाहेंगे, अपना मास नंबर इंक्रीज करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले से लो मास नंबर पे है। तो लो मास नंबर पे है तो इंक्रीज करेंगे जिससे आयरन और आर्सेनिक की जितना हो जाए, मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाओ। तो ये क्या करेंगे, तो अगर इसमें देख रहे हो, अगर मास नंबर को इंक्रीज करना है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फ्यूजन, मतलब ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर। अब सेम इधर देखते हैं हम राइट साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, आर्सेनिक और जो आयरन की जितना होने के लिए जो हायर न्यूक्लियॉन नंबर है, फिर मास नंबर का जो भी है ना, एलिमेंट है, जैसे यूरोपियम लिखा है, बिस्मिथ लिखा है ना, यूरेनियम लिखा है, ये सबको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आर्सेनिक जितना बनना है, क्योंकि आर्सेनिक और आयरन का जो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी हाई है, तो अगर कोई भी न्यूक्लियर स्पीसीज स्टेबल होना चाहेगा तो जो एटॉमिक नंबर या फिर जिनका न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर बहुत ज्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा फ्यूजन। सिंपल सा है ना। तो जो लो मास नंबर का है, लो मास नंबर, वो चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मान लो उसको आयरन आर्सेनिक जितना बनना है ना, बाइंडिंग एनर्जी। और एक होता है हायर मास, हाई मास नंबर वाले, तो इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाने के लिए टूटना पड़ेगा, हाई से लो होना पड़ेगा, तो फ्यूजन कहला रहा है। लो से अगर यहाँ तक जाना है तो जुड़ना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूजन कहला रहा है। तो ये प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, इसी को लिखा है दैट न्यूक्लियाई विथ लो मास नंबर, जिनका मास नंबर लो है, जैसे मैंने बता दिया, कार्बन हो गया, लिथियम हो गया, में अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उस टाइप के न्यूक्लियाई में। अवेयर लाइट न्यूक्लियाई आर ज्वाइन टुगेदर अंडर सर्टेन कंडीशंस, सो द फाइनल प्रोडक्ट में हैव द ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। तो सर्टेन कंडीशंस लगा करके, टेम्परेचर दे करके, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा करके वो आपस में फ्यूजन होना चाहेगा, फ्यूज होना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा, जिससे वो क्या अचीव कर सके, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी अचीव कर सके। सेम मैंने बता दिया है, न्यूक्लियाई विथ हाई मास नंबर में अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन किस में होता है, तो जिसमें इसका मास नंबर हाई होता है, ओके को टूट के क्या चाहेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करना चाहेगा, बनाना चाहेगा, ठीक है। तो वेयर द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई विथ रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर जो हाई मास नंबर का जो भी न्यूक्लियर स्पीसीज है, अगर वो चाहे टूटना, तो कैसे टूटेगा, वो न्यूट्रॉन को रिलीज करके वो अपना मास नंबर कम करेगा और बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट अचीव करना चाहेगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, है ना, उसमें हम क्या हो रहा है, इधर लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, और राइट साइड आपका फ्यूजन हो रहा है। तो ये रीजन भी मैंने बता दिया कि फ्यूजन और फ्यूजन होने के पीछे रीजन क्या है। इसीलिए हम जब न्यूक्लियर फ्यूजन जब पढ़ेंगे, है ना, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि क्यों फ्यूजन हो रहा है, क्यों फ्यूजन हो रहा है, सबके पीछे रीजन है। हमें सब जो भी न्यूक्लियर स्पीसीज है उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो जितना ज्यादा वो स्टेबल अगर बनते चला जाएगा स्पीसीज या न्यूक्लियाई, उतना ही ज्यादा वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। अब हम लास्ट देखते हैं ऑड इवन रूल को समझते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हीलियम है, आपका ऑक्सीजन है ना, इनके बीच में यहाँ पर जो प्लॉट है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्लॉट है, नॉर्मल प्लॉट नहीं है। इस टाइप से अगर होना चाहिए था, ये इस टाइप से होना चाहिए था, बट है कैसा, वो थोड़ा यहाँ पर जा करके जिग जैग पॉइंट बन गया है ना, क्योंकि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो, कुछ न्यूक्लियर स्पीसीज है वो हाईली स्टेबल, जैसे कि हीलियम हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और ये क्या है, हाँ, यहाँ पर मेनली दिखाया गया किसको, आपको हीलियम और ऑक्सीजन को। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है मैजिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, मैजिक नंबर या फिर ऑड इवन रूल। अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा बता दिया हूँ, ऑड इवन रूल। ये सब को हम डिटेल में कहाँ समझेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको हम समझेंगे सेल मॉडल जब पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सेल मॉडल्स को पढ़ा जाएगा, न्यूक्लियर मॉडल्स में। यही इसका मेन रीजन बता पाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिग जैग पैटर्न क्यों आया ग्राफ में। आना चाहिए था पूरा फ्लैट, बट हो कह रहा है हीलियम अलग से स्टेबल है, ऑक्सीजन अलग स्टेबल है। रीजन क्या हो सकता है,
एक मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिए हैं सेल मॉडल्स में और ऑड इवन रूल को दिए हैं, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। अब हम देखते हैं ऑड इवन रूल। तो ऑड इवन रूल में क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये भी कहाँ से आया है, मैं बोला ना सेल मॉडल से आया है, उसको हम समझेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर थ्योरी को यूज कर रहे हैं। तो जो भी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है, मतलब अगर हम 13 नाइट्रोजन के ले लेते हैं 7, इस टाइप के कोई आइसोटोप्स ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 14 नाइट्रोजन 7। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, यहाँ पर 7 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 13 माइनस अगर 7 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। ये क्या है, इवन है। तो वैसे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ऑड है तो वो लीस्ट स्टेबल होता है। ऑड इवन रूल में क्या बोला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ऑड है तो क्या होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। वैसे हमें कितने न्यूक्लियाइड्स मिले हैं जो ऑड होने पे स्टेबल है, ओनली 4 न्यूक्लियर स्पीसीज या फिर न्यूक्लियाइड्स हमें मिले हैं अर्थ पे, जिसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, ऑड है, और वो थोड़ा बहुत स्टेबल है। ये लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। ये हमें अर्थ पे अबंडेंस को दिखा रहा है ना, जो अर्थ पे हमें मिला हुआ है, कितने ऐसे न्यूक्लियाइड्स अभी तक खोजे गए हैं, डिस्कवरी किया गया है। दूसरा फैक्टर है, अगर ऑड है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर इवन है तो ऐसे हमें 50 न्यूक्लियाइड्स मिले हैं जो स्टेबल है, और ये मॉडरेट स्टेबल है, मॉडरेट स्टेबल है। सेम अगर न्यूट्रॉन्स ऑड है और प्रोटॉन्स इवन है तो ऐसे हमें 57 मिले, ये भी एक मॉडरेट स्टेबल है। और इवन अगर है, देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों क्या है, इवन नंबर है ना, तब के केस में वो 168 हमें ऐसे न्यूक्लियाइड्स मिले हैं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल हो जाता है, मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो ऑड इवन रूल में क्या समझेंगे हम, या तो दोनों इवन होने से हाईली स्टेबल होता है, या फिर प्रोटॉन इवन होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स ऑड होना चाहिए तो स्टेबल होगा, या फिर प्रोटॉन्स ऑड होना चाहिए और न्यूट्रॉन्स इवन होना चाहिए। लेकिन दोनों अगर ऑड हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑड, तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है। तो इस टाइप से आपको स्टेबिलिटी का हमने यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया कि स्टेबिलिटी का रीजन क्या है। ऑड इवन रूल को भी याद रखेंगे आप, कौन ज्यादा, अब ये भी याद रखेंगे ना कि प्रोटॉन्स इवन होना चाहिए। अगर प्रोटॉन्स इवन है, यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स अगर इवन है और न्यूट्रॉन्स ऑड है तो स्टेबल है। तो क्या हो रहा है, उसके बाद प्रोटॉन्स अगर ऑड है, न्यूट्रॉन्स अगर इवन है तो लेस स्टेबल है, मतलब दोनों में कंपैरिजन समझ रहे हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ वाला हाईली स्टेबल, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तब समझ जाओ ये कंडीशंस को, है ना, कि प्रोटॉन्स इवन होना चाहिए। अगर ऑड इवन, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर ऑड और इवन नंबर पे है तो प्रोटॉन्स अगर इवन होगा वो हाईली स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स अगर इवन हुआ तो, और दोनों इवन रहा तो हाईली स्टेबल है ही। यही रीजन है, देखो यहाँ पर जो हीलियम है ना, हीलियम में क्या है 4He2, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 4 - 2 करेंगे तो 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, दोनों इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल होने की वजह से ही ये ग्राफ में अचानक से इंक्रीज हुआ है, फिर नीचे आया है, फिर इंक्रीज हुआ है। तो ये सब रीजन है। ऑड इवन रूल, सेल मॉडल, आने वाले वीडियो लेक्चर में सबको हम क्लियर करेंगे, टेंशन लेने की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4 फैक्टर्स मैंने बता दिया। सबसे पहले न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होता है, तो न्यूक्लियर को स्टेबल होना चाहिए। 4 फैक्टर मैंने बता दिया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का रेशियो अगर 1 है तो स्टेबल होता है। मेनली ये N/Z रेशियो लेस देन 20 एलिमेंट, है ना, एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए फॉलो होता है। N/Z रेशियो जैसे इंक्रीज होते जाता है तो वो अनस्टेबल होते चला जाता है न्यूक्लियर। पैकिंग फ्रैक्शन मैंने बता दिया, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और बाइंडिंग एनर्जी हाई होगा, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। और बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मैंने बता ही दिया कि बाइंडिंग एनर्जी अगर इंक्रीज होते जाएगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा। जिनका बाइंडिंग एनर्जी कम है ना, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन करके एटॉमिक मास के मतलब मास नंबर पे डिपेंड करते हुए वो न्यूक्लियर फिजन दे करके स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। और एक ऑड इवन रूल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में, है ना, डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो आपको इस वीडियो को देखे हो, और मैं चाहूँगा कि आप इसके प्रीवियस वीडियो को भी देखें, जिसमें मैंने न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी और बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, मास डिफेक्ट हो गया, सबको एक्सप्लेन किया हुआ है जो बेसिक्स है ना। तभी जाकर के हम आने वाले वीडियो लेक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, कुछ भी डाउट्स या क्वेरी है तो कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। तब तक के लिए थैंक यू।